हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी आप क्या कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये एलएलएम करने के लिए। तो अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म डेट क्या रहेगी, किस तरीके का पेपर है, आज उसी बारे में मैंने बनाया है ये वीडियो। आप चाहें तो 30 डेज़ में तैयारी कर सकते हैं इसके एग्ज़ाम की, अगर आप सही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो इसी चीज़ को, इन्हीं डाउट्स को सॉल्व करते हुए देखते हैं ये वाला वीडियोस। सबसे पहला है कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो कब देना था, वो देना था आपको अप्रैल 11 2023 से लेकर जून 10 तक। तो अभी तक मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने फॉर्म भर दिया होगा। इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा 1 जुलाई 2023 को से लेकर 10 जुलाई के बीच में। फिर आता है आपका डेट जो है वो 20 जुलाई तक लगभग आ जाती है, और फिर चालू होती है आपकी एंट्रेंस काउंसलिंग की फेज। अब इन्हीं चीज़ के साथ में सबसे पहले पेपर का पैटर्न क्या रहता है, तो आपके आते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको 1.5 घंटे में पूरे करने होते हैं, 90 मिनट में। हर क्वेश्चन जो कितने मार्क का रहेगा, वो रहेगा आपका 2 मार्क का। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं, तुक्के भी लगा सकते हैं, ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन इसका एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। हम इनकी डिटेल में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि कौन से टॉपिक में सब पॉइंट कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको प्रिपेयर करके जाना है और किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ की। तो क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम पीरियड ही बाकी है, तो हम 3 से 4 दिन किसको देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देंगे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 3 से 4 दिन में क्या क्या पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले पढ़ना है आपको प्रियम्बल, फिर उसका सिग्निफिकेंस, इंट्रोडक्शन, सिटीजनशिप किस किस की होती है, तरीके क्या होते हैं सिटीजनशिप के, जैसे हमने 5 तरीके पढ़ रखे हैं, वो सारे तरीके आपको पढ़ना है। सिटीजनशिप एक्ट में क्या क्या बोल रखा है ये भी आपको पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, आपको इनका सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद करिएगा। हर फंडामेंटल राइट्स के वर्ड्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही ऑप्शंस जो होते हैं वो आपको कंफ्यूज करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये अमेंडेड हैं। फिर आता है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स होती हैं, वाइस प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स होती है, किस तरीके से प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होता है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट किस तरीके से करा जाता है। फिर अगला आता है आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के में किस तरीके से काम होता है, कौन कौन से तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं। यूनियन जुडिशरी पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स पढ़ना है, स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ना है और स्टेट जुडिशरी। क्योंकि आपने ये जब एलएलबी कर रहे होंगे तब अपन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा होता है, तो आपको सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है। और आपको करने का पैटर्न क्या रहेगा, मैं मानकर चल रही हूँ कि आपको दिन में 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इवनिंग में जब आप पढ़ते हैं तो बजाय उन्हें रीड करने के, मैं कहूँगी कि आप क्या करिए, क्वेश्चंस करिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट करिए। पहले करिए चैप्टर वाइज, हर क्वेश्चन को किस तरीके से करिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चंस निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाइए। तो मॉर्निंग में आपका रूटीन रहेगा कि हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे और इवनिंग में उस चीज़ से रिलेटेड आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगा के देखने हैं। जब आप वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, जितने भी गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उन्हें एक अलग से कॉपी में लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जाने के पहले हमें याद रहेगा कि हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और वो मिस्टेक हम कहाँ नहीं करेंगे, एग्जाम में नहीं करेंगे। तो आपका पैटर्न क्या रहेगा, प्रियम्बल बहुत अच्छे से करके जाइएगा, सिटीजनशिप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद आपके फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं। और सबसे पहला जैसे क्वेश्चन आता है कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी क्या फंडामेंटल राइट्स है, नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी आपका लीगल राइट है। पहले वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट में इसे चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया, लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो पेपर सिंपल आता है, अगर आप गो थ्रू करेंगे, पूरे सिलेबस से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये पेपर काफ़ी इजी रहेगा।
फिर बात करते हैं हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो उसमें क्या पढ़ना है आपको? पढ़ना है एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, असेंशियल्स ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें हम सेक्शन 10 पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स क्या क्या होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आप पढ़ेंगे, एक तो बेयर एक्ट पढ़ेंगे, साथ में आपको पढ़ने हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इलस्ट्रेशन और केस लॉ बहुत अच्छे से कर रखा है तो ये सिलेबस आप 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट भी कर सकते हैं और इसमें से क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। इलस्ट्रेशन बहुत मैटर करते हैं। अब आपको इसमें केसेस दो तरीके के होंगे, एक होगा आपका लैंडमार्क केस, जैसे बाल्फर वर्सेस बाल्फर वाला, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला, चिनैया वर्सेस रमैया वाला। आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं और साथ में ही थोड़े बहुत जो आपके रीसेंट जजमेंट्स आए हैं वो भी साथ में करा जा सकता है। फिर आता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, ऑफर की डेफिनेशन है, आपकी कंसिडरेशन की डेफिनेशन है। ये सारी डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर आता है असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेक्शन 10 बता रखा है आपका असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदर देन असेंशियल्स जो बता रखे हैं वो भी याद करके जाना है, जैसे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। आपको अदर चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि अगर इंश्योरेंस में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका राइटिंग में होना कंपलसरी है, विटनेस होना ज़रूरी है। अगर टोपा में आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसे में उसकी रजिस्ट्री करवानी ज़रूरी है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए। पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बोला जाता है कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कांट स्यू अ पर्सन, तो इसमें क्या बोला गया है, आपको पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ना है, साथ में आपको उसके एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं, जैसे चिनैया वर्सेस रमैया वाला जो केस था उससे रिलेटेड केस स्टडी भी करनी है। फिर आता है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, अनसाउंड माइंड वाला पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी पर्सन जिसे डिबार्डेड बाय लॉ है, लॉ ने जिसे मना कर रखा है, जो इंसॉल्वेंट पर्सन है, तो इन लोगों के साथ में आप क्या नहीं कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। और इसलिए आपके कई सारे केसेस इससे रिलेटेड भी आते हैं, स्पेशली माइनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ वो मिसलीड कर रहा है, अपनी जो एज है वो फेक कर रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज इसे जरूर करके जाइए। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। सारे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और उसके इलस्ट्रेशंस आपको पढ़ने होंगे। फिर आता है टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं, इम्प्लाइड वाली चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। टैसिट अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आपको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट एग्रीमेंट भी पता होने चाहिए। फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, जैसे हम मशीन स्टेशन पर जाते हैं, 1 रुपए का कॉइन डालते हैं और हमारा वेट आ जाता है, ये एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम कार्ड लगाते हैं और हमारे पैसे आ जाते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ये डिफरेंट होता है आपका ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट से, जहां हम कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर रहे होते हैं, इसे को बोला जाता है ई कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पता होने चाहिए। फिर आता है कंसेंट एंड इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बाल्फर वर्सेस बॉल्फर में हम कंसेंट भी पढ़ते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी पढ़ा जाता है। आपकी कंसेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी से, किसी को डराकर धमकाकर, ऐसा किसी भी तरीके से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, क्योंकि उसमें फ्री कंसेंट नहीं होती हैं। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्री कंसेंट में आपका कौन कौन सा आता है, कोरोजन आता है, मिसरिप्रेजेंटेशन आता है, फ्रॉड आता है, मिस्टेक आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है। ये पांचों नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, प्लस इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आप किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अलग
अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। फिर आता है इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एलएलएम के पर्पस के लिए, क्योंकि ऊपर वाली चीजें हम कई बार पढ़ चुके होते हैं, लेकिन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन किस तरीके से डिस्चार्ज करा जाएगा, परफॉर्मेंस किस तरीके से दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पढ़कर जानी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली लॉ। अगर मैं बात करूं फैमिली लॉ की, तो इसे डिवाइड करिएगा 2 पार्ट में, और इसमें आपको लगेंगे 3 दिन। पहले 1 दिन लगेगा आपको किसमें, हिंदू मैरिज एक्ट में, और बचा हुआ आपका 1 से 1.5 दिन लगेगा आपको इस्लाम एक्ट में। तो इसमें आप 2 एक्ट कैसे पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट और फिर आप पढ़ेंगे इस्लाम वाला मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है शादी कौन सी वैलिड मानी जाएगी, मेंटेनेंस कब दिया जाता है, हमारा सक्सेशन कौन होगा, इनहेरिटेंस और सक्सेशन से रिलेटेड आपके सारे प्रोविजंस पढ़कर जाने हैं आपको। हिंदू गार्जियनशिप और माइनॉरिटी एक्ट और ग्रांट और विल किस तरीके से दी जाती हैं। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने हैं बेयर एक्ट और इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज पढ़कर जाने हैं, इलस्ट्रेशंस जरूर पढ़कर जाने हैं। ये इलस्ट्रेशंस ही आपके वहाँ क्वेश्चन फॉर्मेट में आते हैं। अगर मैं बात करूँ इस्लाम वाले एक्ट की, यानी कि मुस्लिम मैरिज एक्ट की, तो आपको उसमें पढ़ना है सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़नी है, फिर उसमें कौन कौन से डेवलपमेंट करे गए हैं, शिया और सुन्नी वाली जो चीज़ें होती हैं वो वाली चीज़ आपको पढ़कर जानी है। मैरिज कब सही, कंसेप्ट ऑफ मैरिज क्या है इस्लाम में, ये बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज, कौन कौन सी तरीके की आपकी शादियां हो सकती हैं। सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, कहाँ कहाँ से हमने इस्लाम से में लॉ लिया गया है, जैसे कुरान से लिया गया है और अदर बहुत सारी जगहों से लिया है। तो सोर्सेज क्या हैं इस्लाम लॉ के, वो पढ़कर जाने हैं। इफेक्ट, अगर कोई पर्सन कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी शादी पे क्या इफेक्ट होगा, और मेंटेनेंस जो दिया जाता है उस पे क्या इफेक्ट आएगा, बहुत सारे केस लॉ आपके इसमें आएंगे। फिर आता है आपका मैट्रिमोनियल रेमेडीज क्या होती हैं, शादी में अगर डिवोर्स हो जाता है तो एक्ट के थ्रू आपको क्या क्या मेंटेनेंस मिलता है, किस तरीके से आप डिवोर्स ले रहे होंगे। शादी के साथ में विल जो होगी, आपका गिफ्ट किस तरीके से दिया जाता है और इनहेरिटेंस किस तरीके से दिया जाता है। क्योंकि आपने एलएलबी में ये पार्ट पढ़ रखा होगा तो मैं मानकर चल रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ पहले पुरानी वाली चीज़ों को ब्रश अप करना रहेगा। इसलिए मैं इसे कितना देती हूँ, सिर्फ 3 दिन देती हूँ। आप 1 से 1.5 दिन में पढ़ सकते हैं पूरा हिंदू मैरिज एक्ट, और उसके बाद इस्लाम मैरिज एक्ट पढ़ना है। चीज़ों को याद नहीं करना है, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो इलस्ट्रेशन बेस्ड पूछे जाते हैं, केस लॉ बेस्ड पूछे जाते हैं। तो आपको के पास अगर आपकी पकड़ अच्छी है केस लॉ पे तो आप ये पेपर काफ़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फिर सब लोगों का फेवरेट आईपीसी यानी कि क्रिमिनल लॉ से रिलेट में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो पढ़ना है बेसिक जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, कब माना जाएगा कि क्राइम है, यानी कि इंटेंशन कब है और कब इंटेंशन नहीं है, कब आपने काम गुड फेथ में कर रखा है। तो ये जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम जो बताया है वो आपको बहुत अच्छे से कर जाना है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, फिर है आपका जनरल डिफेंसेस क्या होता है, ऑफेंस कब माना जाएगा, स्पेसिफिक ऑफेंस कब माना जाता है अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, यानी कि आपका मर्डर कब होता है, फिर आपका कल्पेबल होमोसाइड, इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है, बैटरी कब मानी जाती है, असॉल्ट कब माना जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जानी है। फिर आता है डाउरी, डेथ, हार्ट ग्रीवेंस, हर्ट या फिर किडनैपिंग, ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम बात करें ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की तो डकैती आती है, इसमें थेफ्ट आता है, रॉबरी आती है। अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आप किसी ओनर के पोजीशन से दूर लेकर जाते हैं बिना उसकी परमिशन के तो ये चीज़ आपकी थेफ्ट कहलाती है। अब थेफ्ट में बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो ये वाले सारे इलस्ट्रेशंस आपको पता होने चाहिए कि कब थेफ्ट माना जाएगा और कब थेफ्ट नहीं माना जाएगा।
नेक्स्ट आता है आपका अनलॉफुल असेंबली, ऐसी गैदरिंग यानी कि आप किसी गलत काम के लिए, कॉमन इंटेंशन के लिए या फिर दंगे फैलाने के लिए आपने क्या करा है, गैदरिंग करी है, इसे अनलॉफुल असेंबली बोला जाता है। कब ये चीज़ें क्लासीफाई करेंगे रॉइट्स के केस में, कब आपका इंटेंशन गलत माना जाएगा, ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कब आपने पर्पसफुली लोगों को गैदर करा है और कब आपने पर्पसफुली गैदर नहीं करा है, स्टिल लोग गैदर हो गए हैं और दंगा हो गया है, तो क्या ये चीज़ क्लासिफाई करेगी। तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। इसे पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है कि आप क्या कर लें, बेयर एक्ट। मैं बार बार बेयर एक्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बेयर एक्ट आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे देता है, सारे सेक्शंस आपके सामने होते हैं और क्वेश्चन बेयर एक्ट में से बहुत बनता है। साथ में अगर आपको इलस्ट्रेशंस पता है और अगर आपको केस लॉस पता है तो फिर ये पेपर आपके लिए सिंपल रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल लॉ। ये वाली चीज़ है जो कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा टफ पड़ती है। टफ इन सेंस क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग तरीके की होती है और हम इन चीज़ों के लिए हैबिचुअल नहीं होते हैं। तो अगर आपका ये वाला पार्ट, इंटरनेशनल लॉ वाला पार्ट अगर कमज़ोर है तो प्लीज़ इस पे आप कितने दिन दे सकते हैं, 5 दिन आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। तो हम अपने वीक पॉइंट्स जो होंगे उन्हें काफ़ी अच्छे से, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है ही नहीं, तो पुरानी जगह पे पुराने जितने भी कंसेप्ट अपन ने पढ़े हैं उन पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। पर क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में हम टच में नहीं रहते हैं, इसलिए मैं कहूँगी ज़्यादा टाइम आप इंटरनेशनल लॉ पर दीजिए, जहाँ बहुत अच्छे से पहले तो आप पढ़िए न्यूज़पेपर्स। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको सबसे पहले पढ़नी है इंटरनेशनल ट्रीटीज कौन कौन सी होती हैं। इसमें आपको पढ़ना है टेरिटोरियल वाटर कौन कौन सा होता है, क्योंकि इसी के थ्रू आपके काफ़ी सारे केस लॉ आएंगे। आपका आता है, हमने सबसे पहले इंटरनेशनल केस लॉ का सोर्सेज कहाँ है, कहाँ कहाँ से हमने इंटरनेशनल केस लॉ लिए हैं, और उसके बाद आता है नेशनल स्टेट ने किन किन लॉ को रिकग्निशन दी है। माना कि बहुत सारे लॉ हैं दुनिया में, पर क्या सबको इंडिया ने रिकग्निशन दे रखी है, नहीं दे रखी है। तो वो सारे कौन कौन से लॉ हैं जो कि इंडिया मानकर चलती है ट्रीटी साइन करने के थ्रू। हमारा ज्यूरिसडिक्शन कैसा होगा, अगर कोई इंडिया का पर्सन फॉरेन में जाकर क्राइम करता है तो वो क्राइम कहाँ सुनवाई होगी, फॉरेन में होगी या इंडिया में होगी, और ऐसी कौन कौन सी ट्रीटी है जो कि इसे सपोर्ट करती हैं। फिर आता है अजाइलम, फिर आता है स्टेट सक्सेशन, फिर आता है आपका लॉ ऑफ सी, यानी कि वो टेरिटोरियल वाटर कब माना जाएगा कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया है या इंपोर्ट कर दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी कब लगाई जाएगी। फिर आता है कि अगर आपका पीसफुल सेटलमेंट किस तरीके से करा जाएगा, जैसा हमारा कश्मीर का जो केस चल रहा है यूएन में, तो वो हम क्यों यूएन में सुना रहे हैं, तो ये वाली जो चीज़ें होती है वो आता है आपका पीसफुल सेटलमेंट और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा, क्या इसकी प्रोसीजर रहती है, इनका चेयरमैन कौन है, काउंसिल कहाँ बैठती है, इनका हेड ऑफिस कहाँ है, और इन्हें करने का तरीका यानी कि डिस्प्यूट सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, कब एविडेंस को वैलिड माना जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी रहेगी। फिर आता है कोर्सिव सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, फिर आता है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स, कब आप फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका केस कहीं भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहा है तो सबसे पहला जो डायरेक्शन आपको मिलता है वो यही बोला जाता है कि आप अपनी अपनी फोर्स जो है वो उस जगह पे से हटाइए, उसके बाद ही क्या करवाई जाएगी, सुनवाई स्टार्ट होगी। तो आप क्या नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स बोला जाता है सारे इंटरनेशनल लॉ में। तो आप इंटरनेशनल लॉ को काफ़ी डेप्थ में पढ़िएगा, इसके लिए काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी, आपको मटेरियल काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। मैं एक बात बोलूँगी कि आपने जो पहले मटेरियल यूज़ कर रखा है सेम उसी मटेरियल को यूज़ करिए, फ़ायदा ये रहेगा, पर उसे इन डेप्थ में पढ़िए। फ़ायदा ये रहेगा क्योंकि अगर आप एंड टाइम पे नया मटेरियल यूज़ करते हैं तो गो थ्रू करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो ही चीज़
वो ही चीज़ अगर आप पुराने मटेरियल से करते हैं तो आप कम टाइम में उस चीज़ को पढ़ पाएंगे, वो चीज़ें देखी देखी लगेंगी आपको। तो इसलिए आप क्या करिए, पुराना मटेरियल लीजिए और उन सारे में से इंटरनेशनल लॉ निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉट। टॉट आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो आपको टॉट में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ना है इवेल्युएशन ऑफ लॉ ऑफ टॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि टॉट का कोई एक्ट नहीं है। टॉट एक ऐसी चीज़ है जिसका एक्ट नहीं है, हम सिर्फ डिसाइडेड प्रीवियस केस लॉज में से और जो जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से टॉट डिसाइड करते हैं। और इस टॉट का कोई जुरिस्डिक्शन भी नहीं है, यानी कि जो किसी में नहीं बैठेगा वो टॉट में आएगा आपका, जो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा वो आपका टॉट में आएगा। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास इसका कोई एक्ट नहीं है तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि बेयर एक्ट पढ़िए, लेकिन इसलिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके केस लॉज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यही केस लॉ हैं जो कि आपको प्रोवाइड करवाते हैं कि उन प्रीवियसली डिसाइडेड केस लॉ पे ही आप आज का केस लॉ डिसाइड कर रहे होते हैं। तो आपको पढ़ना है सबसे पहले इवोल्यूशन, फिर आपको पढ़ना है नेचर एंड स्कोप। स्कोप क्या क्या रहेगा, कब टॉट लगेगा और कब आपका टॉट नहीं लगेगा। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए टॉट में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ जो है, यानी कि हम बोले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, उसका एक्ट बना हुआ है तो उसका जुरिस्डिक्शन फिक्स है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर है। लेकिन टॉट में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, तो जो किसी में नहीं आएगा वो आपका टॉट में आएगा। फिर आपको मैक्सिम्स बहुत सारे याद करिए, इसके लिए तो मैं कहूँगी आप एक टेबल बना लीजिए, एक टेबल जिसमें सारे मैक्सिम्स लिखिए और सामने उसके मीनिंग लिखिए। इससे आपके काफ़ी सारा जो मार्क्स हैं वो स्कोर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिम आया आपने याद कर रखा है, सीधे 2 मार्क मिलेगा आपको। फिर आता है नेक्स्ट जो है आपका जनरल डिफेंसेस इन टॉट, कौन कौन से होते हैं। फिर आता है आपकी ये लाइबिलिटी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट, जहाँ हमारे आता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। जैसे विशाखापट्टनम में केस हुआ था जहां गैस लीक हो गई थी, आपका माना जाएगा कि कौन सी लाइबिलिटी है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है या पॉल्यूटेंट लाइबिलिटी है। तो ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। कब नेग्लिजेंस की वजह से प्रिंसिपल आपका लायबल रहेगा और कब नेग्लिजेंस की वजह से प्रिंसिपल लायबल नहीं रहेगा। बहुत सारे केसेस हैं, ज़रूर पढ़ कर जाइए। प्रिंसिपल और एजेंट वाला, मास्टर और सर्वेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जहां हम क्या बोलते हैं कि वैन मैनेजर है, मैनेजर ने बोला था वैन वाले को कि किसी भी अनजान पर्सन को नहीं बिठाना, लेकिन उसने स्टिल बिठा लिया है और एक्सीडेंट हो गया है। क्या प्रिंसिपल लायबल रहेगा, क्या ये चीज़ इन फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मानी जाएगी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कब नेग्लिजेंस प्रिंसिपल लायबल रहेगा और कब प्रिंसिपल लायबल नहीं रहेगा उस सामने वाले के सर्वेंट के नेग्लिजेंस के लिए। लीगल रेमेडी क्या क्या है हमारे पास, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। रिमोटनेस ऑफ डैमेज का मतलब है कितनी दूर हुआ है, यानी कि डैमेज आपका कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है। फिर आता है नेक्स्ट टॉट अगेंस्ट पर्सन, असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या होता है, किसी को डराना धमकाना। मैंने हाथ लगाया तो नहीं है पर मैं सिर्फ हाथ ऐसे ऊपर कर रही हूँ, ये आपका असॉल्ट कहलाएगा। बैटरी मैंने जोर से दे ही दी किसी के, मतलब किसी को मैंने स्लैप कर दिया है, मार दिया है, बैटरी कहलाएगा आपका। फिर ऐसे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आप किसी को कैद कर रहे हो बिना किसी लीगल वैलिडिटी के। फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्या तैयार करने हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको टॉट में करने हैं। टॉट के लिए आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और पढ़ने का तरीका सेम रहेगा। सुबह तो आप कर रहे होंगे उसकी डेफिनेशन, सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, और शाम को बैठ के आप क्या कर, आप अपने क्वेश्चंस मार्क कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। गूगल पे और सब जगह पे बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ज़रूर कर कर जाइए। और उसके साथ ही मैं कहूँगी कि पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करे बिना चले मत जाना। अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स कर लेते हो 5 से 7 साल के, तो मानकर चलिए कि आपका पेपर क्लियर होगा, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका वो हो जाता है, हम पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। और दूसरी बात ये
कि कभी भी एक टॉपिक पे रिलाई मत कर लेना कि यार जैसे बच्चों की आदत होती है एक वेटेज नापने की, यार कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत आता है मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कर कर चला जाता हूँ, टॉट में से बहुत आता है मैं इसमें से करा जाता हूँ। ऐसा मत करिए। दिन पर दिन हर साल हर अटेम्प्ट में क्लैट पीजी का सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्रायोरिटीज चेंज हो गई होती हैं। यानी कि पहले गया वो टाइम जब आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस पढ़कर पेपर क्लियर कर सकते थे, लेकिन अब कभी किसी में से आता, कभी बहुत सारा पेपर आपके कॉन्ट्रैक्ट में से दे देगा और कॉन्स्टिट्यूशन कम कर देगा, कई बार बहुत ज्यादा आपका टॉट में से दे देगा और बाकी चीजें कम कर देगा, कई बार पेपर सिर्फ क्रिमिनल लॉ में से भर कर दे देगा। तो इसलिए कभी भी एक टॉपिक पर रिलाई मत करना। जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू जरूर कर कर जाना। फिर आता है आपका जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें आपको बहुत फेवरेट टॉपिक होता है एलएलबी वालों का। तो क्या बोला जाएगा, डेफिनेशंस, नेचर, स्कोप पढ़कर जाना है, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ के जाना है, लीगल राइट्स क्या क्या है, लॉ और मॉरलिटी क्या क्या है आपकी वो जरूर पढ़कर जाना, लीगल ऑब्लिगेशंस है, कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कौन ओनरशिप रख सकता है, पोजीशन किस तरीके से दिया जाता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है। फिर उसके बाद आपका लॉ और मोरालिटी क्या होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है इन्हीं चीज के साथ में आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं कि किस में क्या पढ़कर जाना है और कितने दिन में पढ़कर जाना है, तो यानी कि आपके लिए टाइम सफिशिएंट है। अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आज से ही पढ़ाई चालू करिए, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं पूछी जा रही है, जो आपने एलएलबी में पढ़ा है वो ही उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आपसे इस एंट्रेंस में पूछा जा रहा है। बस ये माना जा रहा है कि आपको बहुत अच्छे से आपने अपना एलएलबी कंप्लीट करा है। तो हमने जो चीज़ पहले समझ में नहीं आई है, माना कि फर्स्ट या सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कोई चीज़ समझ में नहीं है, लेकिन इतने टाइम के बाद हमारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। उस पर भरोसा रखिए, बहुत सारे पेपर करिए। ये 5 मंत्र हैं जो कि मैं इन बच्चों को जो कि एलएलबी एलएलएम देने जा रहे हैं, सबसे पहला ये 5 काम सबसे पहले करिएगा। आपको बेयर एक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा, केस लॉ पढ़ने ही पढ़ने हैं, और इनसे रिलेटेड आप एक काम करिए, या तो गूगल पे सर्च कर लीजिए क्योंकि आजकल गूगल सब कुछ देता है, तो या तो आप अपने बनाइए या गूगल से सर्च करके, डिपेंड करता है आप क्या करिए, केस लॉ की लिस्ट बना लीजिए। एंड टाइम पर वो केस लॉ पढ़कर जाओगे, काफ़ी अच्छा रहेगा, मददगार साबित होगा। फिर उसके बाद रीसेंट केस लॉ ज़रूर पढ़कर जाने हैं। मॉक टेस्ट पेपर डेली लगाना है अगर आपको क्या करना है, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, और पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स कर जाने हैं। अगर आपने ये 5 काम करे हैं अच्छी तरीके से विथ सिंसियरिटी, आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। आपको सिर्फ सिंसियरिटी और मेहनत की ज़रूरत है, ना सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत टफ पेपर आता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछा जाती है कि आपने अपने 5 साल सिंसियरिटी के साथ निकाले हैं या नहीं निकाले हैं। अगर आपने सिंसियरिटी के साथ नहीं भी निकाले हैं तो अब टाइम है उस चीज़ को कोप अप करने का। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उससे रिलेटेड ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम के लिए